हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था देखो, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस पढ़े थे। कौन से वाले थे वो 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस? सबसे पहला था गोइंग कंसर्न, दूसरा था कंसिस्टेंसी और तीसरा था एक्रूअल। आज हम लोग अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं देखो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल देखो इन शॉर्ट कहता क्या है, वो ये कहता है देखो बिजनेस एंड प्रोप्राइटर आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। क्या बोल रहा है कि भाई बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस एंड प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग हैं। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो बिजनेस के कर रहे हैं कि प्रोप्राइटर के कर रहे हैं? वो हम लोग देखो बिजनेस के कर रहे हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, प्रोप्राइटर या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मिस्टर एक्स हैं जी, इन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, नई शॉप खोली है, मिठाई शॉप, मान लो मिठाई की दुकान खोली है, ठीक। तो ये जो मिस्टर एक्स हैं इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होगा, मान लो 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए इन्होंने बिजनेस में, ठीक। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, वो ये कहता है देखो मिस्टर एक्स अलग है, बिजनेस अलग है, मतलब मिठाई शॉप अलग है। तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं ना वो मिठाई शॉप के कर रहे हैं, मिस्टर एक्स के नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है मिठाई शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अब मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो भाई 2 लाख का इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, कैश इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? मिस्टर एक्स के पास से तो ये कैश आउटफ्लो हुआ है ना। मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप कह सकते हो एक तरह से एसेट है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने पैसे दिए हैं किसको, बिजनेस को। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अगर आप मिठाई शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो भाई एक तो कैश है और एक मिस्टर एक्स है। ये जो कैश है ये तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, मिठाई शॉप के लिए कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है, बताओ? कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? कमिंग इन मीन्स इनफ्लो है। मिस्टर एक्स इसके मिठाई शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कैश इनफ्लो है, तो इसलिए कैश को क्या कर देना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। हम लोग उसमें पढ़ते भी हैं अकाउंटिंग रूल्स में, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। अभी जो मिस्टर एक्स है, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मिस्टर एक्स रिसीवर है कि गिवर है? मिस्टर एक्स गिवर है, इसने 2 लाख रुपए दिए हैं बिजनेस को। तो अकाउंटिंग रूल्स में आप ये भी पढ़ते हो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इट मीन्स मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए, हमें क्रेडिट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये मिस्टर एक्स एक तरह से क्रेडिट मतलब लायबिलिटी बन गया हमारे लिए, क्या बन गया, लायबिलिटी। भाई मिस्टर एक्स से एक तरह से आपने उधार लिए हैं पैसे, किसने, बिजनेस ने। तो बिजनेस को ये पैसे वापस देने हैं, किसको, मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स बिजनेस के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी बन गया। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे हमने बाहर वालों से लोन ना लेके ओनर से ले लिया, बट हम इसको क्रेडिटर बोलते नहीं, हम इसको कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है, लायबिलिटी की तरह से ट्रीट करते हैं, बट इसको क्रेडिटर नहीं बोलते। क्रेडिटर तो किसको बोलते हैं, सप्लायर्स को, जिनसे आप गुड्स उधार खरीदते हैं, बट ट्रीट क्रेडिटर की तरह से ही कर रहे हैं एक तरह से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के लिए, राइट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट क्या कह रहा है कि बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। और इसीलिए हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, कैपिटल
जो बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है उस कैपिटल को हम लोग कहाँ शो करते हैं? कैपिटल इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, liability side of balance sheet. That's because of which principle? Business entity principle. मतलब बिजनेस के लिए कैपिटल क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया एक तरह से। ठीक है, नोट से पढ़ते हैं जी, देखो एक बार। देखो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना है। ठीक है, क्या कहता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेटली ट्रीट करते हैं ओनर से। तो इट इज treated as separate and distinct from its owners, creditors, managers and others. In other words, the owner of a business is always considered as distinct and separate from the business he owns. वही बात रिपीट हुई है, right? Business unit should have a completely separate set of books and we have to record business transactions from the firm's point of view and not from the point of view of proprietor. तो जितनी भी रिकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस में करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग प्रोप्राइटर को क्या मान के चल रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं क्रेडिटर की तरह से। किसके लिए? जितना कैपिटल उसने बिजनेस में लगाया हम उसको क्रेडिटर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तभी तो हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं, राइट? तो लिखा भी है, देखो द कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म because it is assumed that the firm has borrowed funds from its own proprietors instead of borrowing it from outside parties. कहता है बाहर वालों से लोन ना लेके हमने किससे ले लिया? ओनर से ही लोन ले लिया एक तरह से, राइट? ये कहना चाहता है। देखो तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता था? बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। अब हम लोग देखो सेकंड प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल देखो क्या कहता है अब आपको। देखो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजैक्शंस को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उसकी रिकॉर्डिंग आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेंगे, राइट? तो देखो मैंने लिखा भी है, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सिर्फ उन ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट बिटवीन परचेज मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, देखो किस किस में? परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर में। तो इनके डिस्प्यूट की वजह से बिजनेस को लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बिजनेस को लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा। ये दोनों ना प्रोडक्शन मैनेजर या परचेज मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर आपस में बैठे लड़ते रहते हैं फ्रंट ऑफिस में ही। तो भाई इनके लड़ाई झगड़े को देख के कस्टमर्स तो भाग गए होंगे। ठीक है, तो बिजनेस को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सेल का लॉस हुआ तो प्रॉफिट का भी लॉस होगा। क्या हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना लॉस हुआ है इनके इस डिस्प्यूट की वजह से? अब देखो उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली चीज तो ये नहीं पता कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो इस झगड़े को देख के चले गए। फिर दूसरी बात ये नहीं पता कि जो चले गए क्या जरूरी है गुड्स खरीदते? कुछ कस्टमर्स बिना गुड्स खरीदे भी तो चले जाते हैं। और चलो खरीदते भी तो कौन सा गुड्स खरीदते, कितने का खरीदते, ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग? नहीं। तो बिजनेस को लॉस जरूर हुआ है डिस्प्यूट की वजह से, बट कितना? इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, और इसीलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है। देखो
तो only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money. An event, even though it may be very important for the business, will not be recorded unless its effect cannot be measured in terms of money. तो क्या कहना चाह रहा है कि कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कब तक? जब तक हम उसे एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे तो बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे? ठीक है जी। और देखो एग्जाम्पल इसमें वही दिया जो मैंने अभी आपको बताया भी है, क्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। सच टाइप ऑफ फैक्ट्स और हैपनिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड दस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है बात यहां तक? चलो जी नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जो बिजनेस की लाइफ है ना, उसको क्या करो, उसको स्मॉलर पीरियड्स में कन्वर्ट कर लो। और स्मॉलर पीरियड कितने महीने का? 12 मंथ्स का। इसी 12 मंथ्स पीरियड को हम लोग क्या बोल देते हैं? देखो अकाउंटिंग पीरियड, राइट। तो देखो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हम जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, अब देखो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे। और एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस तो कब पता लगता है? जब बिजनेस वाइंड अप होगा, ठीक है। बट बिजनेस वाइंड अप के टाइम पे तो बस यही पता लगता है कि हमारा बिजनेस डूब गया, हम दिवालिया हो गए। उसमें आप करेक्टिव एक्शंस तो नहीं ले सकते ना। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई आप बिजनेस की टोटल लाइफ को क्या करो, स्मॉल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो, स्मॉल पीरियड्स में कन्वर्ट कर लो, से 12 मंथ्स। तो आप 12 महीने के अकाउंट्स बना के चलो हमेशा। अब कौन से वाले 12 महीने, इसके बारे में अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल साइलेंट है। आप चाहो तो कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हो, चाहो तो फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकते हो, और चाहो तो कोई और पीरियड भी ले सकते हो, लाइक 1 जुलाई से 30 जून तक का। तो कोई भी 12 महीने ले सकते हो। इसके बारे में अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल साइलेंट है। बट जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं ना भाई, इनकम टैक्स एक्ट, तो वो रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को। तो इनकम टैक्स भी 12 महीने की ही बात करता है, बट कौन से 12 महीने? वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। बट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई भी 12 महीने ले लो। अब देखो अगर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के लिए आप कैलेंडर ईयर फॉलो करोगे तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको अकाउंट्स भी डबल डबल बनाने पड़ेंगे। तो जनरली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है, फॉलो आप कोई भी कर सकते हो, कैलेंडर ईयर फॉलो करो चाहे फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोल रहा है ये, ठीक है। तो क्या कहते हैं देखो, पढ़ लेते हैं एक बार नोट्स से। As the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true result of the business operations can be ascertained only when the business is completely wound up. कहते हैं ट्रू रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये तो कब पता लगेगा? जब हम बिजनेस को फाइनली वाइंड अप करेंगे। तो मान लो आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे, और जब आप बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो ना, बिजनेस की सारी एसेट्स बेचने के बाद भी 10 लाख की लायबिलिटी और खड़ी हुई है हमारे सामने। तो एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज का पेमेंट भी किया हमने, बट उसके बाद भी 10 लाख की लायबिलिटी बची हुई है। तो क्या कमाया बिजनेस में? भैया कमाया माया कुछ नहीं, आपने 15 लाख का लॉस कर दिया। क्यों? 5 लाख तो जो लगाए थे वो भी डूब गए, और उसके बाद अभी 10 लाख और लेके आने हैं घर से, तो 15 लाख रुपए का लॉस हो गया एक तरह से। तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कैलकुलेशन होती है एग्जैक्टली, तो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बट उस टाइम पे हम करेक्टिव एक्शंस नहीं ले पाते ना। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग पीरियड को आप क्या करो, स्मॉलर पीरियड में कन्वर्ट कर लो। तो देखो यही कह रहा है, बट असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ लिटिल यूज। ठीक है, कि अगर आप वाइंडिंग अप के टाइम पे अकाउंट इकट्ठे बनाओगे तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो बिजनेस तो बंद हो ही रहा है आज, राइट। तो इट विल बी ऑफ लिटिल यूज टू द प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स because it will be too late to take corrective steps, right? The users of the financial statements need to know the result of the business at a frequent intervals. तो इसलिए जो यूजर्स होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो क्या चाहते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे, फ्रीक्वेंट इंटरवल पे उन्हें पता लगता रहना चाहिए
कि हमारा जो बिजनेस है इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, राइट। तो उससे आप करेक्टिव एक्शंस भी ले पाएंगे, करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हैं, राइट। दस the life of the firm is divided into time intervals for the measurement of profits of the business. 12-month period is usually adopted for this purpose, right। और ये बात देखो यहाँ लिखी भी है, इनकम टैक्स के लिए तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ठीक, डन। तो ये था हमारा कौन से वाला प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं जी, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है ये क्या कहेगा, देखो, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल तो ये कहना चाहता है कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छिपाओ, राइट। तो जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी डिस्क्लोज करो, शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड, ठीक है। बट इसके बाद अभी हम एक और प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दिए देखो मैंने, लाइक जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं, कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी आप क्या करो, फुट नोट के थ्रू दिखाओ। तो वो ये कहना चाह रहा है जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में आप शो नहीं करते ना उसको फुट नोट के थ्रू बता दो, बट बताओ जरूर, मतलब प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर फॉलो करो, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये वो लायबिलिटीज हैं विच मे अराइज और मे नॉट अराइज, विच मे अराइज और मे नॉट अराइज। तो मान लो आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, अब वो केस आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी डिसाइड हो सकता है। आपके अगेंस्ट अगर डिसाइड हुआ तो आपको पेनल्टीज भी देनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो अभी तो कुछ एसर्टेनमेंट हुआ नहीं, अभी तो कोई कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है, तो आप क्या करो, इन कंटिंजेंट लायबिलिटीज को एज फुट नोट दिखा दो, ठीक है, कि भाई हमें ये लायबिलिटी अराइज हो सकती है फ्यूचर में। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स को तो वैसे आप कितने पे दिखाते हो बैलेंस शीट में, जितने में आपने खरीदा हुआ है। अब मान लो उनकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट्स की, तो उस मार्केट वैल्यू को क्या करो, एज अ फुट नोट दिखाओ। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग तो करते नहीं हम लोग, क्यों, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसेट्स को हमेशा कॉस्ट पे दिखाओ, जितने पे खरीदा है आपने उतने पे दिखाओ, मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। बट यहाँ क्या कहना चाह रहा है वो फुल डिस्क्लोजर में, कि अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट की तो वो फुट नोट के थ्रू बता दो आप, बट बता दो। अब ये जो कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी है ना, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, ये एक तरह से कह सकते हैं आप लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो अप टू सम एक्सटेंट ये एक लिमिटेशन है। तो फुल डिस्क्लोजर तो क्या बोलता है कि सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छिपाओ। बट कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई सिर्फ रेलेवेंट या मेटीरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या कह रहा है देखो, मैं लिख देता हूं यहाँ, ओनली material information to be provided in books of accounts, books of accounts। तो क्या कहना चाह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन दो, क्या दो, सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन दो। मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, वरना तो अकाउंट्स हौच पौच हो जाएंगे और किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो देखो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मीन्स दैट इंफॉर्मेशन which can divert the mind of users, which can divert the mind of users, जो यूजर्स के माइंड को डाइवर्ट कर दे, वो इंफॉर्मेशन क्या है, रिलेवेंट है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है यार XYZ लिमिटेड, ये कंपनी ना पिछले 10 साल से बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रहे थे ये लोग, ठीक है। अब जब ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रहे थे तो ये लोग डिविडेंड भी अच्छा दे रहे होंगे, आपको पता ही है शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड मिलता है, तो ये लोग डिविडेंड भी अच्छा दे रहे होंगे।
मान लो ये डिविडेंड एट 50% दे रहे थे, हर साल डिविडेंड देते थे 50%। अब देखो क्या हुआ, इनके बिजनेस को ना नजर लग गई किसी की, है ना। 11वें साल क्या हुआ, 11th ईयर इनको लॉस हो गया। 11th ईयर क्या हो गया, इनको लॉस हो गया। अब एक बात सोचो, अगर 11th ईयर ये डिविडेंड ना दें तो क्या होगा, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर करें, डिविडेंड ना दें, डिक्लेयर ना करें तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे, शेयर होल्डर सोचेंगे भैया कंपनी को लॉसेस होने शुरू हो गए। ठीक, तो वो क्या करेंगे, अपने शेयर्स को ना, शेयर्स को बेचने की कोशिश करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। तो अब हर बंदा अगर शेयर्स को सेल करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, डिमांड तो हो जाएगी कम, है ना, और सप्लाई हो जाएगी ज्यादा। तो उससे क्या होगा, मार्केट वैल्यू ना डाउन आ जाएगी शेयर्स की, मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी शेयर्स की, जो कि कंपनी हरगिज नहीं चाहेगी। तो इस कंपनी ने पता क्या किया, इस कंपनी ने 11th ईयर भी डिविडेंड डिक्लेयर किया। कितने परसेंट, कहते 50% ही डिक्लेयर किया, बट कहां से डिक्लेयर किया, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर किया इन्होंने। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझ रहे हो, जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे ना, वहां से डिविडेंड दे दिया। कुछ तो बचा के रखा होगा ना लास्ट ईयर्स में, पिछले सालों में, सारा थोड़ी बांट देते हैं हम लोग। क्यों किया कंपनी ने ऐसा कि यार शेयर होल्डर नाराज ना हो जाए, उन्हें अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा इस साल तो वो सोचेंगे लॉस हो गया, फिर शेयर्स बेचेंगे अपने। तो कंपनी ने इस साल भी डिविडेंड दिया, उतना ही दिया जितना ये पिछले 10 साल से देते आ रहे थे, बट दिया कहां से, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो क्या ये चीज डिस्क्लोज करना जरूरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या, कि डिविडेंड जो हमने दिया वो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया, बताओ। बिल्कुल डिस्क्लोज करना जरूरी है। कौन कह रहा है, ये कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी बोल रहा है। मेटीरियलिटी क्या कह रहा है कि बताओ, कंपलसरी है ये बताना, कंपलसरी है डिस्क्लोज करना, क्या, कि हमने जो डिविडेंड दिया वो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया। अगर आप नहीं बताओगे तो ये तो शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड कहलाएगा एक तरह से, ठीक है। तो 11th ईयर में लॉस तो हुआ ही है, तो शेयर होल्डर्स को बताओ, क्या बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बता दो कि भाई इस साल लॉस हुआ है, बट हमने डिविडेंड फिर भी दिया है, कहां से, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया है, राइट। तो शेयर होल्डर्स नाराज तो होंगे, बट थोड़े नाराज होंगे, बट अगर डिविडेंड भी नहीं दोगे तो थोड़े ज्यादा नाराज हो जाएंगे फिर। तो ये बात डिस्क्लोज करना जरूरी है। कौन बोल रहा है, ये कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। क्यों, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बात डिस्क्लोज नहीं की ना, तो शेयर होल्डर्स लोग तो यही सोचेंगे कंपनी को इस साल भी प्रॉफिट्स हुए हैं। तो ये बात डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो देखो क्या कहता है मेटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी क्या कहता है, देखो, दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आ गई वही बात, देखो कि एक तरह से लिमिटेशन है किसका, फुल डिस्क्लोजर का। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, item having an insignificant effect or being merged with other items, otherwise accounting statements will be unnecessarily overburdened। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप सब कुछ बताओगे, रिलेवेंट इरिलीवेंट, तो अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे और सब कुछ होच पोच हो जाएगा। तो सिर्फ काम की चीजें बताओ, मटेरियल इन्फॉर्मेशन बताओ, इरिलीवेंट इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज इमेटीरियल एंड व्हाट इज मटेरियल, राइट। तो फॉर एग्जांपल, cost of small tools may be material for a small repair workshop, but the same figure may be immaterial for a large company like Escorts Limited। like आपने छोटा सा स्क्रू ड्राइवर खरीदा, तो जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए हो सकता है मटेरियल हो, बट जो बहुत बड़ी कंपनी है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, उनके लिए स्मॉल है, राइट। सिमिलरली, the nature of transaction should also be taken into consideration. A difference of 500 in the valuation of stock may be regarded as immaterial, but the difference of 500 in cash could be termed as material, right। तो स्टॉक वैल्यूएशन में 100, 200, 500 रुपए का अगर डिफरेंस है कम ज्यादा, वो तो चलेगा, इमेटीरियल है। बट 500 रुपए का कैश डिफरेंस है, वो नहीं चलेगा, राइट। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, कौन सी वाली ट्रांजेक्शन मटेरियल है, कौन सी वाली इररिलेवेंट है,
ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये लाइक डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है कि हमने जो डिविडेंड दिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया। ठीक है जी। तो ये था कौन से वाला कन्वेंशन? ये था कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो आज हम लोगों ने 5 कन्वेंशन पढ़े हैं। आज हम लोगों ने कौन कौन से कन्वेंशन पढ़े हैं? 5 कन्वेंशंस पढ़े हैं। सबसे पहला वाला कन्वेंशन क्या था? देखो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बिजनेस एंड प्रोप्राइटर आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। हमें जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। सेकेंड वन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता था? ओनली दोज ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। थर्ड प्रिंसिपल क्या पढ़ा हम लोगों ने? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या बोलता था कि बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पीरियड्स में कन्वर्ट कर लो, से 12 मंथ्स। तो आपको 12-12 महीने के अकाउंट्स बनाने हैं। कौन से 12 महीने, वो आपकी मर्जी है, राइट। फोर्थ प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये क्या बोलता था कि सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छिपाओ। ठीक है, और जिनको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते तो उनको फुट नोट के थ्रू बताओ, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी था। ठीक, तो सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छिपाओ। फिफ्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा फिर? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये क्या बोलता था? ये एक तरह से लिमिटेशन था या एक्सेप्शन था किसका? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। ये क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन दो, इमटेरियल इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। और कौन से वाली इंफॉर्मेशन मटेरियल है, कौन से वाली इमटेरियल है, ये डिपेंड करेगा किस पे? यूजर्स पे। कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के माइंड को डाइवर्ट कर सके वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? मटेरियल। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक, तो ये हम लोगों ने 5 कन्वेंशंस पढ़ी हैं आज। तो देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की जो कन्वेंशंस बची हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।